नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आप सबने कोयला देखा है, सभी ने देखा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह एक छोटा-सा कोयले का टुकड़ा भी हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है? कैसे? जानने के लिए आज की कहानी सुनिए। आज की कहानी अभय नाम के एक लड़के की है, जो एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता केशव और माँ अनन्या थी। उसका एक छोटा भाई पंकज भी था। माँ-बाप दोनों ही बहुत मेहनती थे। अभय और पंकज दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अभय हमेशा ही अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। पंकज भी अपनी क्लास के टॉपर्स में होता था। अभय स्टडीज़ के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। वो स्पोर्ट्स, सिंगिंग, प्लेज़ सब में ही आगे होता था। 12th में अभय ने काफ़ी मेहनत की। उसने अपने स्टडीज़ के लिए दिन-रात एक कर दिया। वो ना तो बाहर जाता था और ना ही किसी से मिलता था। उसने सोशल मीडिया को तो जैसे बॉयकॉट ही कर दिया था। उसका सपना इंजीनियर बनने का था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। 12th से पहले उसने किसी भी क्लास में 99 से कम स्कोर नहीं किया था। सारे स्कूल में हर एक अचीवमेंट बोर्ड में उसका नाम ज़रूर होता था। स्कूल तो क्या, आसपास के लोग और उनके रिलेटिव्स भी अपने बच्चों को अभय जैसा बनने की एडवाइस देते थे। उनके जानने वाले अभय के पेरेंट्स को टॉपर अभय के मम्मी पापा के नाम से जानते थे। उसने इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए 12th में भी बहुत मेहनत की। एग्ज़ाम डेज में तो अभय सारा दिन पढ़ाई करता रहता था। उसके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए। उसके पेपर्स बहुत अच्छे गए थे। अब तो बस उसे रिज़ल्ट का वेट था। उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स, टीचर्स भी रिज़ल्ट का बेसब्री से वेट कर रहे थे। फाइनली रिज़ल्ट डे आ गया। अभी मॉर्निंग से ही नर्वस था। उससे इवनिंग का वेट हो ही नहीं रहा था। फाइनली रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। रिज़ल्ट चेक करते ही अभय स्टन रह गया। उसने 12th में 99.6% मार्क्स स्कोर किए थे। उसने अपने स्टेट में टॉप किया था। रिजल्ट अनाउंस होते ही उसके घर पर कॉन्ग्रेचुलेशंस करने वालों के फ़ोन आने लगे। बेचारा फ़ोन तो चुप ही नहीं हो पा रहा था। घर में सभी बेहद खुश थे। घर में पार्टियों का सिलसिला लगातार चलता रहा। उसके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन अभी भी अभय का इंजीनियर बनने का सपना दूर था। अभी तो उसे एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट का भी वेट था। 12th के रिजल्ट की तरह उसने एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। उसे उसके फेवरेट इंस्टीट्यूट में उसी की फेवरेट स्ट्रीम इजीली मिल गई थी। बस उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए अपना शहर छोड़कर दिल्ली जाना था। उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। जहाँ एक और उसे अपने फेवरेट कॉलेज में जाने की एक्साइटमेंट थी, वहीं दूसरी ओर अपने पेरेंट्स और अपने शहर से दूर जाने की नर्वसनेस भी थी। उसने धीरे धीरे अपनी शॉपिंग और पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। एट लास्ट वो दिन भी आ गया जब अभय और उसके पापा दिल्ली के लिए निकले। उसके साथ उसका अपना हौसला, उसके पेरेंट्स का आशीर्वाद, टीचर्स की दी हुई नॉलेज और बाकी सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की ब्लेसिंग थी। अभय की ट्रेन अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंची। दोनों अपनी आंखों में न जाने कितने सपने लिए कॉलेज की तरफ चल दिए। कॉलेज में एंटर करते ही अभय की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके तो जैसे पैरों में पंख ही लग गए थे। फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अभय ने पापा को एक जगह बिठाया और वो कॉलेज का राउंड लगाने लगा।
उसकी नज़र कॉलेज के अचीवमेंट बोर्ड पर पड़ी। अब तो उसे इस पर भी अपना नेम लिखवाना था। उसके बाद वो दोनों हॉस्टल चले गए। हॉस्टल का रूम सेटल करने के बाद पापा वापस घर चले गए। उस रात को अभय को तो नींद ही नहीं आई। एक तो नई जगह, ऊपर से वो कभी भी अपने घर से दूर नहीं गया था और उसका रूममेट भी अभी तक नहीं आया था। उसने लिस्ट में चेक किया था, उसके रूममेट का नाम साकेत था। अभय ने जैसे तैसे वो रात गुजारी। मॉर्निंग में उठकर रेडी होकर वो कॉलेज पहुंचा। थोड़ी बहुत कैजुअल रैगिंग के बाद क्लासेस स्टार्ट हुई। अभय को बड़ा मज़ा आया। उसके तो जो सपने उसने बचपन से देखे थे, अब वो सपना पूरा होने जा रहा था। न्यू बुक्स, न्यू टीचर्स, न्यू सिलेबस। अभय नई जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी था। आफ्टरनून में क्लासेस ओवर हुई तो वह हॉस्टल वापस आया। लंच करके वह अपने रूम में चला गया। रूम में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। अभय देखते ही समझ गया कि उसका रूम पार्टनर साकेत आ गया है। साकेत और अभय की फॉर्मल हाय हेलो हुई। साकेत बहुत जॉली नेचर का था। थोड़ी ही देर में दोनों की अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। अभय को साकेत की कंपनी पसंद आई। अभय को बचपन से ये हैबिट थी कि वो सोने से पहले अपने डे का सिलेबस रिवाइज करके ज़रूर सोता था। एज पर हिज हैबिट, जैसे ही उसने अपनी बुक्स ओपन की तो साकेत बोला, अरे यार अभय, आज तो पहला ही दिन है और तुम ये बुक्स खोल के बैठ गए। चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा कैंपस घूम लेते हैं, इंजॉय करते हैं। पढ़ाई के लिए तो पूरा सेमेस्टर पड़ा है। अभय ने भी सोचा कि एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है, आज घूम लेता हूँ, कल से रूटीन फॉलो करूँगा। दोनों बाहर घूमने निकल पड़े। अभय पहली बार रात को ऐसे बाहर अकेला निकला था। उसे बड़ा मज़ा आया। वो दोनों काफ़ी लेट नाइट तक बाहर घूमते रहे। अभय ने ऐसा पहली बार फील किया था। अभी तक तो वो बाहर आउटिंग्स के लिए अपने पेरेंट्स के साथ या रिलेटिव्स के यहाँ गया था, या फिर मैक्स टू मैक्स वीकेंड्स को डिनर के लिए। ऐसे अकेले रात को फ्रेंड्स के साथ अकेले घूमना उसे बहुत अच्छा लगा। रात को वापस आकर अभय को बैड भी फील हो रहा था, क्योंकि वो अपना डेली सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाया था। लेकिन ऐसा एन्जॉयमेंट उसने पहले फील भी नहीं किया था। रात में काफ़ी लेट हो गया था तो साकेत और अभय दोनों ही थक कर सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों रेडी होकर मेस में ब्रेकफास्ट करने के लिए आए तो साकेत बोला, ये कोई ब्रेकफास्ट है, चल कुछ बाहर खाते हैं। अभय ने एक दो बार मना भी किया, लेकिन साकेत उसे इंसिस्ट करके ले गया। उन दोनों ने कॉलेज से बाहर आकर ब्रेकफास्ट किया, जिसकी वजह से वो अपना लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया और उसकी फर्स्ट क्लास मिस हो गई। अभय को बहुत बुरा लगा। उसने कभी स्कूल में भी एक लेक्चर बंक नहीं किया था और कॉलेज का लेक्चर बंक कर दिया। अभय ने अगली नेक्स्ट क्लासेस ध्यान से अटेंड की, लेकिन साकेत तो मस्त मौला था। वो प्रोफेसर की बात सुन ही नहीं रहा था। उस दिन फिर से रात को साकेत अभय को बाहर घुमाने ले गया। अब तो नेक्स्ट रूम में रहने वाले उनके फ्रेंड्स भी बन चुके थे। उनका पूरा गैंग रात को साथ घूमने जाता था। सभी ने साथ में बहुत एंजॉय करने लगे। धीरे धीरे ये उनका डेली का ही रूटीन बन गया। बाहर खाना खाना, रूम में सबके साथ मिलकर मस्ती करना और रोज देर रात को बाहर घूमते रहना, ये सब इनकी लाइफ का पार्ट बन गया था। अभय इंटेलिजेंट था, तो जो प्रोफेसर या लेक्चर्स क्लास में समझाते थे उसी से ही सिलेबस कवर कर लेता था। लेकिन हॉस्टल आके वो रिविजन्स नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसका सिलेबस पेंडिंग रहने लगा। अब तो उनका गैंग रेगुलरली ही मूवीज देखने के लिए लेक्चर भी बंक करने लगा था। अभय घर से बार बार पैसे भी मंगवाने लगा। उसके पेरेंट्स को डाउट तो हो रहा था, लेकिन
उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा और अपनी स्टडीज पर पूरा ध्यान देगा। वो खुद काफ़ी प्रॉब्लम्स में होने के बाद भी अभय को पैसे भेजते रहे। उधर धीरे धीरे अभय अपनी स्टडी से दूर होता जा रहा था। अब उसे अपनी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन उसके सामने वाले फ्लोर का गौतम उनके रूम में आया और उसने उनके सामने स्मोकिंग की। साकेत और अभय को ये बड़ा अमेजिंग लगा। उन्होंने भी ट्राई करने की सोची। फिर क्या था, एक ट्राई की, फिर दूसरी, और पता ही नहीं चला कब वो चेन स्मोकर बन गए। बैड हैबिट्स अकेली नहीं आती, अपने साथ और भी कई चीज़ें लेकर आती हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कब वो स्मोकिंग के साथ साथ ड्रिंक्स भी लेने लगे। धीरे धीरे ड्रग्स भी स्टार्ट कर दिए। अभय ने तो अब अपने पेरेंट्स से बात भी करनी बंद कर दी थी। अपने पेरेंट्स से वो बार बार पैसे मंगवाता रहता। उसके पेरेंट्स परेशान थे। उन्होंने अपनी परेशानी अभय को भी बताई, पर वो अपने पेरेंट्स पर ही भड़क गया। उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला कि उसे बुक्स, असाइनमेंट और कोचिंग के लिए पैसे चाहिए। पेरेंट्स किसी न किसी तरह से पैसों का अरेंजमेंट कर देते थे। उन्हें अपने बेटे की फ्यूचर की चिंता जो थी। इसी बीच अभय के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आ गए, पर इस बार उसे एग्ज़ाम्स की कोई टेंशन ही नहीं थी। उसका वैसे ही रात को घूमना फिरना, पार्टीज करना, एंजॉयमेंट जारी था। धीरे धीरे उसके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए और कॉलेज में हॉलीडे स्टार्ट हो गई। बट अभय एंड गैंग हॉस्टल में ही रुक गए। पेरेंट्स को बोला कि हम कोचिंग ले रहे हैं, इसलिए हम घर नहीं आ सकते। थोड़े दिन में रिजल्ट आने वाला था। अभय के पेरेंट्स बड़ी बेसब्री से उसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रिजल्ट अनाउंस हुआ और एज एक्सपेक्टेड अभय फेल हो गया। उसने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसके पेरेंट्स का भी उसे बार बार कॉल आ रहा था, जिसे वो अवॉइड कर रहा था। वो क्या कहता उनसे, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साथ में सौरभ खड़ा था, जो कि अभय का ही क्लासमेट था और सौरभ ने क्लास में टॉप भी किया था। सौरभ ने अभय से कहा, यार अभय, तुम्हारा फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है, उठा लो, कुछ इमरजेंसी ना हो। अभय तो ये ज़रा सी बात सुन के ही आग बबूला हो गया। उसने सौरभ को कॉलेज कैंपस में ही मारपीट करना शुरू कर दिया। बाकी स्टूडेंट्स ने अभय को पीछे हटाने का ट्राई भी किया, लेकिन अभय का तो जैसे खुद पर काबू ही नहीं रहा हो। वह नॉन स्टॉप सौरभ को मारे जा रहा था। एक क्षण के लिए उसने पास में पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठाया और सौरभ को उससे मार दिया। सौरभ के सिर से खून निकलने लगा। तभी लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स भी आ गए। एम्बुलेंस को बुलाया गया और सौरभ को हॉस्पिटल ले जाया गया। सौरभ के पेरेंट्स भी कैंपस में पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस ने अभय को अरेस्ट कर लिया। कॉलेज अथॉरिटीज़ ने अभय के पेरेंट्स को कॉल किया। वो इमीडिएटली दिल्ली के लिए निकल पड़े। उधर अभय फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन आया था, वो भी इस हाल में। उसे फ्लोर पर नशेड़ियों और चोरों के साथ बिठाया गया। अब तक उसका खुद का नशा भी उतर चुका था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तो कभी पुलिस स्टेशन देखा भी नहीं था और अभय के कारण आज उन्हें यहाँ भी आना पड़ा। अभय तो अपनी पेरेंट्स से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह चुपचाप सिर नीचे करके बैठा रहा। तभी सौरभ के पेरेंट्स भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। थैंक गॉड सौरभ सीरियस नहीं था। डॉक्टर्स ने ड्रेसिंग कर दी थी। उसे 1-2 स्टिचेस भी लगे थे, बट वो ठीक था और उसे 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाता। लेकिन सौरभ के पेरेंट्स अभय के खिलाफ FIR लॉन्च करवाना चाहते थे। अभय के पेरेंट्स
उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। वे बार-बार उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। अभय के पापा तो उनके पैरों में भी गिर गए थे। अभय की तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सौरभ के पेरेंट्स मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर इंस्पेक्टर ने उनको समझाया कि अपना टाइम इस लीगल फाइल में वेस्ट करने की बजाय सौरभ के ट्रीटमेंट और उसकी रिकवरी पर लगाएं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सौरभ के पेरेंट्स मान गए, बट उन्होंने कंपनसेशन के लिए 1 लाख की डिमांड की। अभय के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि अभय के अननेसेसरी एक्सपेंसेस ने उनकी सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी। अभय के सामने उसकी मदर ने अपनी गोल्ड की बैंगल्स और चेन तक बेच दी और जैसे तैसे पैसे लाकर सौरभ के पेरेंट्स को दिए और अभय को छुड़वा लिया। वो अभय के पास गए। अभय अभी भी चुपचाप सिर झुकाकर बैठा हुआ था। पापा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस उसके सिर पे हाथ फेरा, उसे उठाया और घर की तरफ चल दिए। नेक्स्ट इवनिंग वो तीनों घर पहुंच गए। पूरे रास्ते उन तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। मम्मी तो रोए जा रही थी। पापा चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की नमी अभय को साफ नजर आ रही थी। अभय जाकर चुपचाप ऊपर वाली बर्थ पर लेट गया था। वो तीनों घर पहुंचे। अभय ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसकी नज़र सामने कैबिनेट पर पड़ी, जिस पर मम्मी ने उसके सारे मेडल्स और ट्रॉफीज को बहुत ही चाव से डेकोरेट किया हुआ था। पापा उस कैबिनेट को खुद अपने हाथों से साफ किया करते थे। उसे देखकर अभय जोर जोर से रोने लगा और भागकर अपने रूम में चला गया। उसने ना तो किसी से बात की और ना ही खाना खाया। वो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। इस सारे इंसिडेंट ने उसको अंदर तक तोड़ दिया था। उसे लगने लगा कि जो लड़का 12th तक अपने स्कूल का टॉपर था, अपनी सिटी का हीरो था, वह फेल कैसे हो सकता है। उसे बार बार पुलिस स्टेशन का सीन फ्लैशबैक की तरह याद आता था। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। ना तो वह किसी से मिलता था, ना ही किसी से बात करता था। वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। यह बात उसके दिमाग में घर कर गई थी कि वो फेलियर है। वो हर समय डिप्रेस्ड रहता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में ब्रेक लग गया है। उसे लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जिसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उसके पेरेंट्स बहुत अपसेट थे। उसके फादर ने अभय से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभय ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। हार कर उसके पेरेंट्स ने अभय के केमिस्ट्री टीचर से बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अभय दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करे। सर ने अभय को अपने घर डिनर के लिए बुलाया। वैसे तो अभय घर से बाहर निकलता नहीं था, लेकिन इस इनविटेशन से अभय मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसके फेवरेट टीचर की तरफ से आया था। उसे जाना पड़ा। वह बड़े बेमन से सर के पास पहुंचा। वो विंटर्स की इवनिंग थी। सर अपने घर के बैकयार्ड में अंगीठी जलाकर बैठे हुए थे। उन्होंने अभय के लिए भी वहीं एक चेयर लगवा ली। सर ने अभय से पूछा कि अभय कैसे हो तुम, क्या हाल है तुम्हारा। अभय कुछ ना बोला, चुपचाप से झुकाकर बैठा रहा। कुछ समय तक दोनों के बीच साइलेंस ही रहा। फिर सर ने धीरे से अंगीठी में से एक जलते हुए कोयले का टुकड़ा निकाला और उस धधकते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। कुछ देर तो वह कोयले का टुकड़ा जलता रहा और फिर बुझ गया। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि सर ये क्या कर रहे हैं। उसने बहुत हिम्मत करके हैरानी से सर से पूछा कि सर आपने ये क्या किया।
कोयले का टुकड़ा धधक रहा था, हमें गर्मी भी दे रहा था। आपने उसे मिट्टी में गिराकर बर्बाद कर दिया। सर ने कहा, बर्बाद कहाँ किया है? कौन सी बड़ी बात हो गई? इसे फिर से ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को मिट्टी में से उठाया, साफ किया और फिर से अंगीठी में डाल दिया। थोड़ा समय लगा, लेकिन कोयले का टुकड़ा फिर से जलने लगा और गर्मी देने लगा। अब सर ने अभय को देखा और कहा, कुछ समझ आया? अभय ने ना में सिर हिला दिया। ये जो कोयले का टुकड़ा है, ये तुम हो। तुम जब अंगीठी में थे, मतलब अपनी रूटीन में थे, अपनी लाइफस्टाइल में थे, तुम भी उस कोयले की तरह धधक रहे थे। तुम में भी कुछ कर गुजरने की आग थी। लेकिन जब तुम अंगीठी से बाहर आए, मीन्स बैड कंपनी में पड़ गए, मिट्टी में गिर गए, तो तुम्हारे अंदर की आग बुझ गई और तुम भी उस मिट्टी में लिपट गए। अब अगर तुम अपने अंदर की वो आग दोबारा जलाना चाहते हो, तो बस एक ही शर्त है, अपने अंदर की उस मिट्टी को साफ करो, दोबारा अंगीठी में आओ, अपने लाइफस्टाइल को बदलो, अपने आप को फिर से ट्रैक पर लाओ और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने दोस्त बदलो। बस इतनी सी बात समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। अभय को बात समझ आ गई और उसने अपनी मिट्टी को झाड़कर अपने अंदर की आग को फिर से जला लिया। दोस्तों, हम में से भी कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं। हो सकता है जीवन के किसी एक कदम पर आप असफल हो गए हों और आपको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। असफलता से निराश होना गलत है। असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस असफलता करके बाउंस बैक करना बड़ी बात है। हमें अपने आसपास कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने फेल होने के बाद फिर से कम बैक किया। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, लाइफ गोज ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से हम कई बातें सीखकर अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।